देखिए जनादेश हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, आप चिंता मत करिए। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखा समझो कि चोर चोर मसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान, कि रूठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस के रंग डीडी न्यूज के संग। चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़नी जनता की नब्ज। डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। जनता से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सीट का मिजाज क्या कह रहा है। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:15 बजे डीडी नेशनल पर। मिलवाएंगे आपको ड्रीम टीम से, जिन्होंने उठाया है सड़कों को सुरक्षित बनाने का बीड़ा। तो लेकर चलेंगे आपको केरल के एक ऐसे गांव में जिसे कहा जाता है बुक विलेज। होंगी आत्मनिर्भरता से सशक्तिकरण की कहानियां भी। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। संघ शक्ति कलौ युगे एतस्य च कालस्य गतेः भवति सापेक्षं समग्रस्य ब्रह्माण्डस्य जगतः वा सर्वविधमपि नैसर्गिकं व्यावहारिकं च कार्यजातम्। हमारी वैदिक घड़ी में जब भी शून्य बसता है उस समय सूर्योदय हो रहा होता है, चाहे वो घड़ी जहां पर भी लगी हो। अस्ति गुह्यतमं विप्र
सर्वोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्चित्पुष्व महामुने। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश भर में चुनावी सरगर्मी रफ्तार पकड़ चुकी है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश हासिल करने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल, साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत क्या है और मौजूदा समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर और राजस्थान के बाड़मेर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उधमपुर की रैली में प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही राज्य के लोग विधानसभा के लिए अपना वोट डालेंगे। वहीं बाड़मेर में चुनावी जनसभा में पीएम ने कांग्रेस की विभाजनकारी मानसिकता को उजागर किया। राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री का रोड शो, लोगों की भीड़ और साल 2024 के लोकसभा चुनाव का गजब का अंदाज। ये देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर तक अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस और उसके गठबंधन के भ्रम और झूठ का पर्दाफाश प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने बाड़मेर की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भी जवाब दिया। जिस भारत मां के लिए हम अपने जीवन की परवाह नहीं करते, ये कांग्रेस पार्टी उसे सिर्फ
एक जमीन का टुकड़ा मानती है और इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान की वीर भूमि में आकर कहते हैं कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना, क्या वास्ता, यहां आकर के बोल के गए। ये राजस्थान की राष्ट्रभक्ति पर ऐसा सवाल करने की हिम्मत करते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा, केंद्र की योजनाएं लागू हुई, आरक्षण का लाभ दलितों तक पहुंचा। पंचायती राज के चुनाव के बाद अब जल्द ही विधानसभा के भी चुनाव होंगे। उधमपुर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 हटने के बाद लोगों का विश्वास बढ़ा है, निराशा आशा में बदली है। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। विकसित भारत बनाने के लिए हर एक राज्य का विकास भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर कांग्रेस और INDIA गठबंधन को देश की आस्था और विरासत से खिलवाड़ करने वाला बताया। राम मंदिर निर्माण के लिए देश के जनमानस ने 500 साल तक संघर्ष किया। न्यायिक प्रक्रिया के तहत निर्माण हुआ और देश के लोगों ने चंदा देकर भव्य निर्माण संपन्न कराया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भाजपा के लिए राम मंदिर कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा। ये परिवारवादी दल और कांग्रेस हैं जिन्होंने आस्था, विश्वास और देश की विरासत का मजाक बनाया है। रमा, OP यादव और विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बाड़मेर, राजस्थान में प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा में कांग्रेस पर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने 2014 के बाद पंच तीर्थों का निर्माण कराया और बाबा साहेब की विरासत को सहेजा। वहीं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के भ्रम और झूठ का जवाब देते हुए देश को आश्वस्त किया कि संविधान ही उनके लिए सर्वोपरि है। जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। साथियों, भारत के खिलाफ ये इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। इंडी गठबंधन विकास और विरासत की विरोधी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली के दौरान कहा कि देश के विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति से आगे मुगलिया सोच के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के कानून में किसी को भी खाने पीने की आजादी है और मोदी भी किसी को नहीं रोकता, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर नवरात्र और सावन के दिनों में वीडियो साझा करते हैं और राजनीति करते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, अब किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे।
लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिढ़ता रहे, असहज होता रहे। समस्या इस अंदाज से है, तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। लेकिन ये लोग नहीं जानते जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदार के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है। प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेता और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी लोकसभा चुनाव के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार अभियान को धार देने में लगे हैं। जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी के अलावा एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दल प्रचार अभियान में पूरी शिद्दत से जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते दिखाई दिए। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और संभल लोकसभा सीट पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर हमला बोला। मुरादाबाद में उन्होंने कहा कि इस बार ना 73 चलेगा ना 65 चलेगा, इस बार 80 की 80 सीट मोदी की झोली में जाएंगी। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। 2014 में 73 सीटें और 19 में 65 सीटें दी। अगर इस बार तीसरी बार बनाना है, ना 73 चलेगी ना 65 चलेगी, इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जा। क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी? अब लोगों को गुमराह करके पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अब जातियों में और वर्ग में बांट करके राजनीति नहीं होगी। अब राजनीति होगी तो वो विकास की राजनीति होगी और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में कांग्रेस ने सरकार चलाई है। आपने देखा होगा कि जब जब इनकी सरकार रही है तब तब बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। कभी जीप घोटाला हुआ है, कभी बोफोर्स घोटाला हुआ है, कभी हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ है, कभी रक्षा सौदों में घोटाला हुआ है, बराबर घोटाले हुए हैं। इसके अलावा विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रखी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखे हमले किए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के द्वाराहाट में चुनावी जनसभा करते हुए प्रदेश में क्लीन स्वीप का दावा किया। दूसरी तरफ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कारवार में भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार रूपाली संतोष नायक के समर्थन में रोड शो किया। कांग्रेस, सपा, बसपा ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। ये वोटों के सौदागर हैं। चुनाव के समय दिखेंगे, बाकी संकट के समय सब गायब हो जाएंगे। हम सब लोग जानते हैं मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जिस तेजी से भारत को आगे बढ़ाने में काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, हमारे सैनिकों के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में मोदी जी ने आज काम न किया हो। कांग्रेस ने सिर्फ हाथ दिखाने का काम किया था, इस हाथ को किसी ने काम दिया तो मोदी जी ने किया है तो इंडिया के अंतर्गत। भाजपा समेत एनडीए के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने अपने चुनाव प्रचार को तेज करते हुए एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा। वहीं तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष और कोयम्बटूर से पार्टी के प्रत्याशी के अन्नामलाई ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है।
तमिलनाडु में ही भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने तंजौर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार एम मुरुगनाथम के समर्थन में रोड शो किया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल जनता को अपने अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु में चुनावी प्रचार किया तो अखिलेश यादव ने पीलीभीत से अपने प्रचार का आगाज किया। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने चुनाव से पहले ही एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठा दिए हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ साथ प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को समझने में तमिलनाडु की संस्कृति ने उनकी काफी मदद की। Whenever I want to understand India, I look at the great Tamil poets. Of course, I don't speak your language, but I read your history. Your great kings, your great tradition, the relationships and influence you had in the rest of the world, and it acts for me like a mirror through which I can understand India. इस बीच समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर 2 नए नामों का ऐलान किया। वहीं खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने सपा प्रत्याशी के समर्थन में पूरनपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। यहाँ की जनता ने इस बार मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजना चाहती है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करते, जिससे बिहार का विकास हो। कम से कम आकर के बोलना चाहिए था कि बिहार में अगर मौका मिलेगा उनको तो 5 साल क्या काम करेंगे। रोजगार, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करते हैं, वो केवल इधर उधर की बातें करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उत्तरी कश्मीर की संसदीय सीट बारामूला कुपवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर जो है वो नॉर्थ कश्मीर पे है और मैं चाहता हूं कि नॉर्थ कश्मीर में ही इन ताकतों को जो है शिकस्त दी जाए और इसलिए तंजीम ने ये सही समझा कि मुझे नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन लड़ने पे जो है हुक्म दिया गया। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने चुनाव से पहले ही एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठा दिए हैं। वहीं तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के अभियान पर मौजूदा कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीजेपी की प्रशंसा की है। 3 मेरे बेसिक क्वेश्चन है। क्या ये स्टैंड अलोन मशीन है? उसका उत्तर नहीं देते। क्या वीवीपैट की कनेक्टिविटी इंटरनेट से है? उसका जवाब नहीं देते। तीसरा, वीवीपैट में जो आपने सॉफ्टवेयर डाला है, हम जानना चाहते हैं क्या सॉफ्टवेयर है। Look, this is actually the picture for the last 2 elections. The BJP has now emerged as the second party to me in both these last 2 elections. The very first election that I fought in 2009, I took the seat from the communists. It was a communist held seat in the 2 previous elections. But thereafter, the BJP has come second. So it's not a surprise that they've turned out to be such a strong player. इंडी गठबंधन की अपनी अपनी रणनीति और अपने अपने दावे हैं, लेकिन यह समय ही बताएगा कि जनता किसको अपना समर्थन देकर सत्ता की चाबी सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पहले स्वदेशी बैंक से एक आधुनिक डिजिटल बैंक तक, तकनीक से बैंकिंग को बेहतर बनाते हुए पीएनबी उत्कृष्टता के नए आयाम हासिल कर देश सेवा में समर्पित है। ग्राहकों और हितधारकों के विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद। सेलिब्रेटिंग 130th फाउंडेशन डे। पीएनबी, भरोसे का प्रतीक।
हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे। और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी, भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनादेश और आइए अब बात करते हैं हॉट सीट की। देश और प्रदेश वासियों के जायके में गुड़ और चीनी की मिठास घोलने वाले मुजफ्फरनगर की फिजा में चढ़ती गर्मी के इस मौसम में सियासी तपिश घुलती जा रही है। सियासत के चौधरियों के बीच दिलचस्प होती जा रही ये चुनावी जंग भाजपा रालोद गठबंधन का भी कड़ा इम्तिहान लेगी। लोकसभा चुनाव में इस बार भी इस सीट को लेकर जोरदार राजनीतिक जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की अपनी ही पहचान है। पश्चिमी यूपी की इस सीट को जाट बेल्ट का केंद्र बिंदु माना जाता है। 2013 के दंगों की वजह से मुजफ्फरनगर देश भर में चर्चा का विषय बन गया था। फिलहाल यहाँ पर शांति है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नरेंद्र मोदी के आने के बाद से यहाँ पर अजेय बनी हुई है और अब उसकी नजर चुनावी जीत की हैट्रिक पर लगी है। मुजफ्फरनगर संसदीय सीट पर भले ही भाजपा का कब्जा हो, लेकिन इससे जुड़ी 5 विधानसभा सीटों पर किसी एक दल का दबदबा नहीं दिख रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को यहाँ झटका लगा था और यहाँ की 5 सीटों में से उसे महज 1 सीट पर ही जीत मिल सकी थी, जबकि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी को 2-2 सीटों पर जीत मिली थी। चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन था और इसने यहाँ पर बाजी मार ली थी। हालांकि तब राष्ट्रीय लोकदल सपा गठबंधन का हिस्सा थी। अब जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली रालोद एनडीए गठबंधन की सहयोगी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुजफ्फरनगर जिले की आबादी को देखें तो यहाँ की कुल 41,43,512 आबादी है, जिसमें पुरुषों की संख्या 21,93,434 है तो महिलाओं की संख्या 19,50,078 है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 18,16,284 कुल मतदाता हैं। इन मतदाताओं में 9,68,265 पुरुष और 8,47,875 महिला मतदाता हैं। इनमें 144 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस सीट पर हिंदू आबादी करीब 23,82,914 यानी 57.51% है,
जबकि मुसलमानों की आबादी 17,11,453 यानी कि 41.30% है। ऐसे में यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की भूमिका भी चुनाव में महत्वपूर्ण हो जाती है। मुजफ्फरनगर को जाटलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ करीब 42% सवर्ण कैटेगरी के वोटर्स हैं, जबकि 20% मुस्लिम और 12% जाट वोटर्स हैं। इनके अलावा 18% SC और ST वोटर्स हैं, जबकि 8% अन्य जातियों के मतदाता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर सीट से इस बार भी अपने भरोसेमंद चेहरे और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर भरोसा जताया है। वहीं इंडी गठबंधन से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मुजफ्फरनगर के कद्दावर नेताओं में शुमार हरेंद्र मलिक मैदान में उतरे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में BSP ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया और मुजफ्फरनगर की इस हॉट सीट से रियल एस्टेट कारोबारी दारा सिंह प्रजापति को चुनावी अखाड़े में उतारा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर चुनाव बेहद कांटेदार रहा था और अंत तक हार जीत तय नहीं हो सकी थी। भाजपा की ओर से संजीव कुमार बालियान ने राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और उम्मीदवार अजीत सिंह को हराया था। 10 साल आप लोकसभा के अंदर रहे, तीसरी बार अगर जाएंगे तो क्या कुछ बदलाव लेके आएंगे मुजफ्फरनगर की जनता के लिए? 10 साल में बहुत बदला है मुजफ्फरनगर। आज मुजफ्फरनगर में बेहतरीन सड़कें हैं, आज मुजफ्फरनगर में रेल लाइन डबल हो चुकी है, इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है। साथ के साथ जब लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेस्टर्न यूपी और मुजफ्फरनगर की थी, हमें क्राइम कैपिटल कहा जाता था। आज के दिन ये स्थिति है कि मेरे जनपद से बेहतर कानून व्यवस्था पूरे देश में शायद ही कहीं होगी। विकास की रफ्तार को तो आप आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल इस बार के चुनाव में है कि जिस पार्टी से मुख्य मुकाबला आपका पिछली बार था लोकदल से, इस बार वो आपके साथ आ गए, तो उसके आने से जो चुनौती है हैट्रिक की, वो आसान हुई है या विपक्षी दलों का अभी भी एक बड़ी चुनौती आपको मिल रही है? नहीं, चुनौती नहीं है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सब लोगों ने मन बना लिया मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। सब बिरादरियों का साथ मिलता है, जबकि कहते हैं कि जाट लैंड है, ऐसा नहीं है, सभी बिरादरियों का आपको साथ मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा पूरे एनडीए का, वो रहा 3 तलाक का मुद्दा। और आप जानते हैं कि आपके लोकसभा के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय भारी संख्या में है। आपको लगता है कि उस 3 तलाक के मुद्दे का जो कानून को हटाया, उसका लाभ एनडीए और आपको मिल रहा है? सर्व समाज हमारे साथ है। इस बार मुस्लिम वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, क्योंकि गरीब कल्याण का जो मोदी जी का मूल मंत्र है, उसका सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ है तो मुस्लिम समाज को हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक भी जाटों के बड़े नेता माने जाते हैं। हरेंद्र मलिक यहाँ की खतौली विधानसभा सीट से 1985, 1989, 1991 और 1996 में बुरा से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा 2002 से 2008 तक राज्यसभा सदस्य रहे हैं। जिस सम्मान के लिए जयंत चौधरी आपकी पार्टी के साथ थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, तो ऐसे में आपका लगता नहीं है क्योंकि जो जाट और मुस्लिम के जिस समीकरण के भरोसे आप हैं, वो भरोसा आपका टूट जाएगा? यहाँ चुनाव जो है जाति और धर्म से ऊपर उठ करके यहाँ व्यक्तियों का 2 का चुनाव है, हरिंदर और संजीव का। यहाँ ना पार्टी का बात कोई करता है, ना उसकी करता, व्यक्ति की और उसकी करता है। मुझे ये बताइए कि हरिंदर मलिक पे इस बार यहाँ की जनता, चाहे वो किसी भी बिरादरी की जनता हो, वो आप पर विश्वास और भरोसा क्यों करे? इसलिए करेंगे, मैं देखा परखा, मैं पिछले 47 साल तक राजनीति कर रहा है। यहाँ हम लोग सेवा करते हैं, हम किसी को धमकाते नहीं। आपके बड़े नेता अभी तक यहाँ आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों बच रहे हैं, इसका क्या कारण है? खुद हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे यहाँ ये सही है कि इतने संसाधन नहीं है जितने सत्ता पक्ष के पास हैं। आप सहमत होंगे, एक रैली में उतने पैसे लग जाते हैं जिनकी अपेक्षा नहीं होती। हम सीमित संसाधन में चुनाव लड़ रहे हैं, पर यह चुनाव जनता और सत्ता के बीच है। मुजफ्फरनगर की सीट से 2 बड़े जाट नेता संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक की लड़ाई को बसपा की एंट्री ने त्रिकोणीय बना दिया है। बसपा ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है। जाहिर है कि मुकाबला आसान तो कतई नहीं है, लिहाजा तीनों ही पार्टियां जनादेश को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुजफ्फरनगर। तो लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है। लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता का विश्वास हासिल करने के लिए सभी दलों के नेता उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज तमिलनाडु के मदुरई में रोड शो किया, जिसमें अपार जनसमूह मौजूद रहा। गौरतलब है कि इस बार के चुनाव में भाजपा
दक्षिण के राज्यों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है और प्रधानमंत्री सहित भाजपा के बड़े नेता यहां लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं। और यहां पर वक्त हो गया एक और ब्रेक का। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारे टाइम तो अटकाना, भटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था, पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बेटा, इस साल का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट पे डाल देंगे, हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? वो एक तरह के म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड से भी कभी फिक्स्ड इनकम आता है क्या? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी मार्केट में नहीं। सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देश में अगले सप्ताह पहले चरण का मतदान होना है। एक तरफ भाजपा का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। अकेले प्रधानमंत्री ने ही 17 मार्च से शुरू किए अपने चुनाव प्रचार अभियान में 27 जनसभाओं को संबोधित किया है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के प्रचार अभियान की रफ्तार सुस्त पड़ी हुई है। उन्नीस अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग में अब हफ्ते भर का ही समय बचा है। पहले चरण के चुनाव में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेताओं का तूफानी चुनाव प्रचार जारी है। पीएम मोदी तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश तक, राजस्थान से लेकर बिहार या फिर पश्चिम बंगाल, सभी जगह धुआंधार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। वहीं इंडी गठबंधन की स्थिति बीजेपी के चुनावी प्रचार के उलट है। सियासी दलों का चुनाव प्रचार जारी है, लेकिन विपक्षी दल जिस एकजुटता की बात कर रहे थे वह कम से कम जमीन पर तो दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस ने अभी तक ठीक तरह से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी नहीं की है। भाजपा और एनडीए गठबंधन आक्रामक और धुआंधार चुनाव प्रचार में लगी हैं। अकेले प्रधानमंत्री मोदी ने ही 17 मार्च से शुरू किए अपने चुनाव प्रचार अभियान में 27 जनसभाओं को संबोधित किया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कूच बिहार से लेकर रामटेक महाराष्ट्र तक प्रधानमंत्री आक्रामक स्वर में पार्टी और गठबंधन नेताओं के प्रचार को धार दे रहे हैं। जनसभाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो को अपने जनसंपर्क के माध्यम के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं। भाजपा के 400 पार के नारे को जमीन पर उतारने के लिए स्टार प्रचारकों की पूरी फौज सक्रिय है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर जैसे दिग्गज नेता भी अपने जनसंपर्क और जनसभाओं के माध्यम से पार्टी की चुनावी रणनीति को धार दे रहे हैं। पार्टी के 3 दर्जन से अधिक स्टार प्रचारक औसतन 2 से 3 जनसभाएं प्रतिदिन कर रहे हैं। कैंपेन ग्राउंड में हम देखें तो भाजपा का प्रेजेंस बिल्कुल ज्यादा है। दूसरों पार्टी के उम्मीदवारों से ज्यादा भाजपा कैंडिडेट का तस्वीरें हम ज्यादा देखते हैं, और ऑडियो विजुअल कैंपेन जब देखे तो हम इनके बारे में ज्यादा सुनते हैं। मोदी जी के अलावा जैसे मैंने बोला दूसरे नेताओं या कैंडिडेट का भी पिक्चर्स, फोटोज, बहुत इमेजेस बहुत हमारे सामने आते हैं। दूसरी तरफ बिखराव के शिकार इंडी गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस के चुनाव प्रचार में रफ्तार सुस्त नजर आ रही है। सोनिया गांधी सक्रिय प्रचार से दूर हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के व्यक्तित्व में राष्ट्रव्यापी अपील का अभाव साफ दिखता है। रही सही कसर राहुल गांधी अपने राजनीतिक शैली में निरंतरता के अभाव से पूरी कर देते हैं।
सत्ताधारी दल के मुकाबले राहुल गांधी अब तक महज 7 जनसभाएं ही कर पाए हैं। प्रियंका गांधी भी इक्के दुक्के मौके पर ही नजर आ रही हैं। जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को किस प्रकार से उन्हें फेस करना है, उसके लिए ये लोग बहाने ढूंढ रहे हैं। गठबंधन पर आलापते रहे, INDIA बनने आया, उसमें टूट फूट हो गई। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग केवल अपने भ्रष्टाचार जो इन्होंने किया है, जो अनैतिक काम किए हैं, उससे अपने को और अपने परिवार को बचाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन में उत्तर भारत के सहयोगी दलों के प्रचार अभियान में भी तेजी नहीं दिखाई देती। बिहार में महागठबंधन के सहयोगी अभी तक प्रत्याशी और सीटों के बंटवारे में ही उलझे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, वाम मोर्चा और कांग्रेस 3 ध्रुव हैं। उत्तर प्रदेश में भी यूपी के लड़के प्रचार की रफ्तार से दूर दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से शुक्रवार को अखिलेश मैदान में उतरे तो सहयोगी दल कहीं नजर नहीं आए। दिल्ली और पंजाब में कभी एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मजबूरी में साथ तो आ गए, लेकिन चुनाव प्रचार एक दूसरे से छुप छुप कर करते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में जबकि पहले फेज के चुनाव प्रचार खत्म होने में गिनती के दिन ही रह गए हैं, विपक्षी गठबंधन सत्ताधारी दल के मुकाबले प्रचार युद्ध में पिछड़ता दिख रहा है। राजनीतिक प्रेक्षक इसके भी मायने निकाल रहे हैं। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में तो हैं, लेकिन बाजी भारतीय जनता पार्टी मारती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर विपक्षी दलों इंडी गठबंधन के अखिलेश यादव, कांग्रेस के राहुल गांधी और बसपा की मायावती अभी तक जनता के बीच में क्यों नहीं आई हैं। ऐसे में ये सवाल लगातार मतदाताओं के बीच में उठ रहा है कि आखिर चुनाव प्रचार से विपक्षी दल क्यों बच रहे हैं। अपने कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ अनुज यादव, DD न्यूज, मुरादाबाद। जनादेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ के जा रहे हैं बयानों के तीर के साथ। आम चुनाव 2024 में सरकार के खिलाफ मुद्दा खोज रहे इंडी गठबंधन के सहयोगी और बिहार के राष्ट्रीय जनता दल नेता राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे सहित कई अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के आरोपों को दरकिनार करते हुए राज्य में 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा किया। इसी मुद्दे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने PM मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को विकास का साल बताया। आप देखिए नेताओं के बयान और हमारी पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। नमस्कार। मुद्दे की बात होनी चाहिए। गरीबी, रोजगार, नौकरी कितना दिया प्रधानमंत्री जी ने? गरीबी क्यों नहीं मिटाया? पलायन क्यों नहीं रोका? बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? क्षेत्रीय मुद्दे हावी है इस बार। युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गई। याद करिए कि जब ये लोग थे 1990 से लेकर के 2005 के शुरू तक इन लोगों को मौका मिला, कितने लोगों को नौकरी मिली? ये 10 साल सांस्कृतिक विरासत के उत्थान का देखा। ये 10 साल हमने किसानों को ताकत होते हुए देखा। ये 10 साल हमने महिलाओं का सशक्तिकरण देखा। ये 10 साल हमने गांवों को आगे बढ़ते देखा। ये 10 साल में हमने भारत को अग्रगणी देश के रूप में आगे बढ़ता हुआ दुनिया में देखा। यह भी हम लोगों ने देखा।